नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है कार्यपालिका की शक्तियाँ। पिछली क्लास में अपन ने कार्यपालिका का संगठन, अर्थ, प्रकार देखे थे। अब अपन देखते हैं कि कार्यपालिका की क्या शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका क्या कार्य करती है। कार्यपालिका के जो कार्य हैं मोटे रूप से उनको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला काम है प्रशासन चलाना। देश के प्रशासन संचालन करने की समस्त जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। तो प्रशासन चलाने का मेन काम कार्यपालिका का होता है और इसके अंतर्गत जैसे वो मोटे रूप से जो काम करती है, कानून को लागू करती है, देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखती है, प्रशासनिक विभाग बनाए जाते हैं और विभागों का बंटवारा किया जाता है, और जितनी भी नियुक्तियां होती हैं राजनीतिक, वो सब कार्यपालिका प्रधान या कार्यपालिका प्रमुख के परामर्श के आधार पर की जाती है। विभाग बनाना मोटे रूप से मेन काम होता है। गृह विभाग, वित्त विभाग, रक्षा विभाग, इस तरह के डिपार्टमेंट पूरे देश को चलाने के लिए बनाए जाते हैं और एक एक व्यक्ति को विभाग का मंत्री बनाया जाता है, और इस विभाग के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से देश की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री अपन देखते हैं चुनाव हो जाते हैं और मंत्रिमंडल बनता है, तो विभाग के मंत्री बना दिए जाते हैं और वो अपने अपने विभाग का कार्य करते हैं। तो विभागों के माध्यम से प्रशासन का संचालन किया जाता है। देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का संपूर्ण ड्यूटी कार्यपालिका की होती है। तो इस क्षेत्र में वो कानून बनाना, आंतरिक शांति और व्यवस्था के लिए नियम बनाना, सेना प्रशासन या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करना, न्यायालयों की व्यवस्था करना, ये सब कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। और जितनी भी नियुक्तियां होती हैं राजनीतिक, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष हो, वो सारी नियुक्तियां इनके द्वारा की जाती हैं। तो देश के प्रशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। कार्यपालिका का ये मेन कार्य होता है। नंबर दूसरी जो काम या शक्तियां होती है, विधायी शक्तियां या विदेश संबंधों से संबंधित शक्तियां या विदेश संबंधों का संचालन करना। देखिए, कोई भी राष्ट्र अकेला नहीं रह सकता है, उसे दूसरे देशों से मदद लेनी और देनी होती है, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने ही पड़ते हैं। तो इसके लिए विदेश संबंधों का संचालन करना और किस देश के प्रति किस तरह की नीति अपनानी है, ये काम भी कार्यपालिका का ही होता है। इसके लिए कार्यपालिका विदेश नीति का निर्माण करती है, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए मित्रता या संधि या समझौते की नीति अपनाती है, दूसरे देशों की सद्भावनाएं, यात्राएं की जाती हैं, दूसरे देशों के राजदूत होते हैं, अपने यहाँ उनका स्वागत किया जाता है, अपने राजदूत दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, युद्ध और शांति की घोषणा की जाती है, सेनाओं का संगठन किया जाता है, सेनाओं को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सुसज्जित किया जाता है। तो इस तरह के जो काम है विदेश संबंधों से संबंधित, वो सब कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। तीसरा जो मेन काम होता है, जैसे विधायी कार्य या विधि निर्माण कार्य या व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, इसके अंतर्गत देखिए जो मेन काम होता है कार्यपालिका का, वो ये होता है कि व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना, उसे स्थगित करना और उसे भंग करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका का अधिवेशन राष्ट्रपति जैसे बुलाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर कार्यक्रम तय करके राष्ट्रपति को देता है कि इतने अधिवेशन बुलाना है, इस समय स्थगित करना है, और जब वो उसकी अनुशंसा के आधार पर समय से पहले संसद को भंग भी किया जा सकता है। तो ये काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। दूसरा इसके अंतर्गत मेन काम होता है विधि निर्माण करना या कानून बनाने का कार्य। देखिए, वैसे तो कानून बनाने का जो काम है वो व्यवस्थापिका का होता है, लेकिन आधुनिक समय में विधेयक जो होते हैं मंत्रिमंडल ही बनाने लग गई है। मंत्री विधेयक बनाकर संसद में प्रस्तुत करते हैं और संसद तो उसे स्वीकार करने का कार्य करती हुई नजर आती है। तो विधेयक भी बनाए जाने लग गए, विधेयक बनाकर मंत्री ही उसे संसद में प्रस्तुत भी करने लग गए। इसी तरह विधि निर्माण में विधेयक संसद के द्वारा पारित होने के पश्चात अंतिम हस्ताक्षर भी कार्यपालिका अध्यक्ष के ही होते हैं। जैसे भारत की बात कर रहे हैं, दोनों सदन अगर किसी विधेयक को पारित कर देते हैं तो उसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर होते हैं। तो वो काम भी कार्यपालिका अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। इसी तरह प्रदत्त विधान का विकास होता जा रहा है और प्रदत्त विधान के अंतर्गत संसद अपनी शक्तियां कार्यपालिका को देती जा रही है। तो कार्यपालिका के पास व्यवस्थापिका से शक्तियां ट्रांसफर होती जा रही हैं, तो उसके अंतर्गत भी ये कार्य करती है, कानून बनाने का काम करती है।
इसके अलावा एक मोटे रूप से एक काम और होता है जिसे कहते हैं अपन अध्यादेश जारी करना, अर्थात कार्यपालिका अध्यादेशों के माध्यम से भी कानून बनाने का कार्य करती है। जब व्यवस्थापिका का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है और देश में इमरजेंसी में कोई कानून की आवश्यकता होती है तो कार्यपालिका उसे अध्यादेश के माध्यम से बनाती है और लागू करती है और उनका पालन कानूनों के जैसे ही होता है। हालांकि बाद में व्यवस्थापिका या संसद की स्वीकृति उस पर लेनी होती है, लेकिन इसके अंतर्गत भी कानून बनाने का कार्य करती है। अर्थात अपन कहें विधायी कार्यों के अंतर्गत मोटे रूप से व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, विधि निर्माण या विधेयक बनाना, संसद में प्रस्तुत करना, अंतिम हस्ताक्षर विधेयक पर होना किए जाते हैं। इसी तरह अध्यादेश या प्रदत्त विधान के अंतर्गत भी विधि निर्माण का कार्य भी आधुनिक समय में कार्यपालिका करने लग गई है। नेक्स्ट कार्य आता है वित्तीय कार्य, पैसे से संबंधित कार्य। वित्त विधेयक जिसको कि अपन बजट कहते हैं वो कार्यपालिका के द्वारा ही बनाया जाता है और संसद में वित्त मंत्री ही उसे प्रस्तुत करता है। तो वित्त विधेयक बनाने का काम संसद में प्रस्तुत या उसे पारित कराने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कार्यपालिका इमरजेंसी में कोई भी खर्च कर सकती है, जैसे कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई या कोई प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है तो कार्यपालिका उसे खर्च कर सकती है उस समय वित्त को, लेकिन बाद में उस पर संसद की स्वीकृति लेनी होती है। तो ये भी इसके द्वारा किया जाता है। फिर आता है न्यायिक कार्य, अर्थात न्यायपालिका से संबंधित कार्य। न्यायपालिका से संबंधित कार्यों में जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं अपन न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा ही घोषणा की जाती है। इसके अलावा जो क्षमादान होती है, दंड को स्थगित या कम करना होता है, वो भी कार्यपालिका या राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम, स्थगित या माफ़ कर सकता है। इसके अलावा जिन देशों में प्रशासनिक न्यायालय होते हैं वहाँ कार्यपालिका प्रशासनिक न्याय का कार्य भी करती है। तो कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी कार्यपालिका के पास होती है। इसके अलावा कार्यपालिका कुछ और भी कार्य करती है जिसे हम अन्य कार्यों की श्रेणी में ले सकते हैं, जैसे उपाधियों का वितरण करना या सम्मान प्रदान करना। उपाधियां भी प्रदान या सम्मान भी दी जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 15 अगस्त या 26 जनवरी को बहुत सारे सम्मान प्रदान किए जाते हैं। पद्मश्री, पद्म विभूषण, परम चक्र, वीर चक्र, इस तरह से अपने सम्मान दी जाती हैं। तो वो सारे सम्मान या उपाधियां भी प्रदान की जाती है। इसी तरह विदेशियों को नागरिकता प्रदान करने का कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी कार्य अन्य कोई भी कार्यपालिका कर सकती है। आधुनिक युग लोक कल्याण का युग है और कार्यपालिका लोक कल्याण के नाम से जनता से संबंधित कोई भी कार्य कर सकती है और इसके अंतर्गत इसी के कारण कार्यपालिका की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो कार्यपालिका की ये कार्य और शक्तियाँ थी। अब अगर हम ये बात करें लास्ट में कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनमें वृद्धि होती जा रही है, अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है और न केवल भारत में बल्कि सभी देशों में ऐसा होता जा रहा है। कार्यपालिका शक्तिशाली होती जा रही है। कार्यपालिका शक्तिशाली क्यों होती जा रही है, इसके पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी होते हैं और वो कारण अपन ने अपनी पिछली क्लास में व्यवस्थापिका के पतन का जो टॉपिक था उसके अंतर्गत डिस्कस कर लिए हैं। अर्थात जो व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी के जो कारण थे वो कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण हैं। फिर भी मैं वहाँ के से लेकर कुछ संक्षिप्त रूप में, मैं मोटे रूप से आपको थोड़ी सी चर्चा कर सकती हूँ कि राज्य के कार्यों में वृद्धि होती जा रही है। राज्य लोक कल्याणकारी बनता जा रहा है तो कार्यपालिका लोक कल्याणकारी कार्य स्वयं करती हुई नजर आती है, तो इसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। प्रदत्त विधान के अंतर्गत कार्यपालिका कानून बनाने लग गई है। दलीय अनुशासन की वजह से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में जब दोनों में एक ही दल होते हैं, एक ही दल का बहुमत होता है, तो सारे कार्य कार्यपालिका कर लेती है और दलीय अनुशासन के नाम से उसे व्यवस्थापिका स्वीकार कर लेती है। इसी तरह व्यवस्थापिका को भंग कराने की कार्यपालिका के पास शक्ति होती है तो व्यवस्थापिका ज़्यादा उसके सामने किंतु परंतु नहीं करती है। इसी तरह युद्ध का वातावरण या अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं या अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भूमिका अदा करनी होती है वो कार्यपालिका को करनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के अनुसार, युद्ध या बाहरी आक्रमण के अनुसार कार्यपालिका को काम करना पड़ता है। आंतरिक प्रशासन चलाना या उसको संभालना या शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम भी कार्यपालिका का होता है, इसलिए वो भी इसके पास आता जा रहा है। विधि निर्माण कार्य भी आधुनिक समय में ये करती हुई नजर आ रही है। केंद्रीकरण होता जा रहा है,
कार्यपालिका के पास शक्तियां बढ़ती जा रही है। लोक कल्याण या समाजवाद के नाम से कार्यपालिका के पास शक्तियां आ रही है। आवागमन या संचार के साधनों का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है, तो वो जनता से डायरेक्ट रूबरू भी होती जा रही है। इसी तरह आपातकालीन प्रावधान हैं, आपातकालीन प्रावधानों में सारी शक्तियाँ इसके पास आ जाती हैं। संविधान संशोधन जो हुए उन्होंने भी कार्यपालिका के पक्ष में मजबूत किए हाथ और उनको शक्तियाँ और भी शक्तियाँ प्रदान कर दी गई है। इस तरह कार्यपालिका की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ कि जो अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है उसके लिए एक शब्द भी कई बार ये होता जा रहा है कि कार्यपालिका की निरंकुशता हो सकती है। इसको नवीन निरंकुशता की संज्ञा भी दी जाती है। हालांकि ये बात सही नहीं है कि कार्यपालिका निरंकुश होती जा रही है, ये सही नहीं है। ये बात सही है कि कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है, कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ रही है, लेकिन कार्यपालिका ने छीनी नहीं है ये शक्तियाँ। व्यवस्थापिका ने जानबूझकर अपनी शक्तियाँ ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। परिस्थितियों की वजह से कुछ परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, तो कार्यपालिका के पास शक्तियाँ आ रही हैं, लेकिन हम उसे निरंकुश नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध होते हैं। जैसे जनता का प्रतिबंध होता है, संविधान का प्रतिबंध होता है, उसके ऊपर परंपराएं होती हैं, उसके उन सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही वो कार्य करती है। राजनीतिक दलों का होता है, विरोधी दल का होता है, तो उन नियंत्रण में रहकर ही वो कार्य करती है। हम उसे नवीन निरंकुश या कार्यपालिका की निरंकुशता नहीं कह सकते हैं। धन्यवाद।